नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए युवा आंदोलन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नई पीढ़ी यानी जेन-जी और जेन अल्फा के रुख को भांपते हुए अपनी संवाद शैली में बदलाव करना शुरू कर दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत अब नई पीढ़ी के सीधे सवालों से जुड़ने और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए एक विशेष संवाद कार्यक्रमों की तैयारी में थे और उन्होंने आज ये संवाद भी किया। जंतर मंतर पर युवाओं के मुखर प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया कि अब पुरानी पीढ़ी की तरह केवल आज्ञाकारिता या आंख मूंदकर समर्थन करने का दौर खत्म हो चुका है। युवाओं ने सीधे तौर पर पारदर्शिता, रोजगार और शिक्षा तंत्र में खामियों को लेकर सत्ता के सामने कड़े सवाल खड़े किए। इस नए तेवर वाले आंदोलन ने राजनीतिक दलों और वैचारिक संगठनों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे नई पीढ़ी के मिजाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसीलिए यह माना जा रहा है कि विरोध के स्वर को काउंटर करने या केवल आलोचना करने की बजाय आरएसएस अब नई जनरेशन के बीच जाकर उनकी भाषा और आकांक्षाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में संघ की इस रणनीति के क्या मायने हैं और भविष्य में कितना प्रभाव इसका देखने को मिलेगा, विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने मुंबई में देश की युवा पीढ़ी यानी जेन-जी और जेन अल्फा के हजारों छात्रों के साथ एक विशेष संवाद किया। इस संवाद को राजनीतिक और सामाजिक जानकार भारतीय संघ व्यवस्था का एक ऐतिहासिक मोड़ मान रहे हैं। खासकर दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलनों के बाद हुए विवाद के बाद देश की भावी राजनीति और संघ के स्वरूप को लेकर कई बड़े संकेत आ सकते हैं। इस आंदोलन में जेन-जी की राजनीतिक सक्रियता और उनके तीखे तेवर स्पष्ट रूप से देखने को मिले थे। इस आंदोलन का समापन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म तो हो गया, लेकिन आरएसएस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर कहां और कैसे चूक हुई। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, आज के युवा भटके नहीं हैं, बल्कि उन्हें सही मार्गदर्शन और संवाद की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से माना था कि अब केवल आज्ञाकारिता का दौर खत्म हो चुका है और युवाओं से संवाद स्थापित करने के लिए उनसे सीधे सवाल जवाब की संस्कृति को अपनाना होगा। तो स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ, बढ़ा, देखते देखते स्वीकार हुआ जेन जी अच्छी रहती है, वो अनुकरणशील रहती है, इमोशनल रहती है, बहुत ठंडे दिमाग से विचार नहीं करती है और जो उनके संपर्क में है वो अगर दिखने में प्रामाणिक हो तो उनको अपील करता है। तो हो गया एक दौर। उसके बाद उनकी जो प्रवर्तक थी उनके ध्यान में आया कि हमने तो एक गलत रास्ते पर कदम बढ़ाए और दो पीढ़ी को बर्बाद कर दिया अपने देश की। जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद एक सवाल सभी के जहन में आया कि आने वाला समय क्या इन जेन-जी और जेन अल्फा का होगा, और इसीलिए आरएसएस प्रमुख ने बिना देरी किए आज का ये संवाद रखा, जिसमें उन्होंने छात्रों से संवाद कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की, जिसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रियाओं ने भी जोर पकड़ा। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा, इसलिए बात होती है। तो डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और मेरा अनुभव ऐसा है जेन-जी के बारे में, हम लोग जेन-जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेन-जी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछती है, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। Well, I'm really excited. This is actually my first ever MUN. Okay. And I'm very exciting experience and I hope I'll have a good experience. Well, they've recently been protesting for NEET and I actually feel bad for them. जेन-जी या जेन अल्फा भविष्य नहीं वर्तमान है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 2-3 साल से जेन-जी के साथ काम करते आ रहा है और एक ही लक्ष्य है कि देश को मजबूत करें, राष्ट्रवाद को बढ़ाएं, और उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया। देखिए, हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि इतना तो मोहन भागवत जी मानसिक रूप से दिवालिया नहीं है जो अब इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अरे जब जेन-जी सड़कों पर था तब तो आपने उनसे एक दिन भी हाल नहीं पूछा, तब आरएसएस के लोगों के साथ थे आप, आरएसएस के लोगों को शिक्षा मंत्री से हट रहे थे तो आरएसएस के लोगों को शिक्षा मंत्री बनाने में लगे हुए थे, और अब उनको जेन-जी का दर्द समझना है। तो हम समझते हैं ये
जैन जी का मजाक उड़ा रहे हैं और वो जैन जी को ध्वस्त करने का एक प्लान आरएसएस के साथ कर रहे हैं, जिसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये इस उम्र में मोहन भागवत कोशिश कर रहा है जैन जी से मिलने का, अच्छा बात है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। इस समय नई पीढ़ी केवल पारंपरिक नारों या विचारधारा के आधार पर साथ नहीं आएगी, बल्कि उनके जमीनी मुद्दों जैसे शिक्षा, रोजगार, निष्पक्ष परीक्षाएं और डिजिटल लाइफस्टाइल पर खुलकर बात करनी होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि जिस तरह 1925 में समाज की जरूरतें अलग थीं, आज 2026 के भारत में युवाओं की सोच, आकांक्षाएं और प्रश्न पूरी तरह अलग है। जंतर मंतर जैसे छात्र आंदोलनों ने ये साबित कर दिया कि यदि संवाद में गैप रहेगा तो युवा आक्रोशित होंगे। मोहन भागवत का सीधे जेनजी से मिलना ये दर्शाता है कि संघ युवाओं की आवाज को दबाने की बजाय उन्हें सुनने और उनका नेतृत्व करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जिसका देश की भावी राजनीति में अहम रोल होगा। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और आगामी 2029 के आम चुनाव तक जेनजी और जेन अल्फा के युवा देश के वोट बैंक का सबसे बड़ा निर्णायक हिस्सा होंगे। जंतर मंतर जैसे छात्र विरोध प्रदर्शनों से सत्ताधारी दल और उससे जुड़े संगठनों को जो झटका लगा है, संघ उस असंतोष को राष्ट्रीय और वैचारिक धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। संघ का लक्ष्य युवाओं को केवल राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि उन्हें अपनी राष्ट्र प्रथम अवधारणा से भी जोड़ना है। कुल मिलाकर जंतर मंतर पर नीट छात्रों के आंदोलन के बाद संघ प्रमुख का सीधे जेनजी और जेन अल्फा से जुड़ने का फैसला ये साबित करता है कि भारतीय राजनीति और सामाजिक ताने बाने में अब नई पीढ़ी का दबदबा बढ़ रहा है और देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन भी इस नई बयार के साथ खुद को ढालने के लिए पूरी तरह तैयार है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुंबई और अन्य मंचों पर युवाओं से सीधे जुड़ने के कार्यक्रम इसी बदली हुई राजनीति का हिस्सा है, ताकि युवाओं के असंतोष को पाटा जा सके। ऐसे में संघ की ये रणनीति कितनी सफल होगी, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो जेनजी की बात हो रही है और जेन अल्फा की भी बात हो रही है, क्योंकि आरएसएस ने जिस तरीके से एक संवाद किया, एक कार्यक्रम हुआ, उसमें मोहन भागवत पहुंचे और हमें ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं आज इस संवाद के दौरान, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और इस चीज़ को समझने और समझाने का प्रयास किया है कि जो जेनजी हैं वो बहुत बड़ी ताकत है, जेन अल्फा है बहुत बड़ी ताकत है। आने वाले 2029 के इलेक्शन तक ये एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। दूसरी चीज़, एक लाइन बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने रखी और वो ये थी कि संवाद से समाधान निकलता है। यदि संवाद समय पे होता तो शायद जो तस्वीरें हुई वो हमें देखने को नहीं मिलती। तो बिना संवाद के कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जेनजी पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। तो देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि आज जेनजी को लेके उनके जो बात है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो चर्चा है, वो क्या एक बड़ा संदेश दे रही है और किन लोगों तक पहुंचाने का जरिया बन रही है। और उनकी ये तमाम बातें, उनका इस तरीके से एक संवाद कार्यक्रम में जाना, जेनजी से बातचीत करना, एक मैसेज वहां से आगे बढ़ाना, ये किसके लिए बड़ा एक संदेश है। और ये जो एक रणनीति है आरएसएस की, जो जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे इस कार्यक्रम में, उसका कितना प्रभाव हम आने वाले समय में देखेंगे। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रदीप बैस। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संघ विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। छात्र नेता हैं सतीश सिकरवार। सतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं मयंक तिवारी। मयंक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिनेश जी आपसे करूंगी, क्योंकि एक बड़ा संवाद कार्यक्रम जेनजी के साथ हुआ, जेन अल्फा के साथ हुआ, और क्योंकि मोहन भागवत उस कार्यक्रम में थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करे अपनी चर्चा के माध्यम से, मेरा मुख्य रूप से आपसे एक सवाल है कि आखिरकार आरएसएस ने इस पर संज्ञान लिया या जेनजी से बात करके एक बड़ा मैसेज देने की जो कोशिश की,
या जेनजी के बीच में जेनजी जो हैं उनको समझाने की जो एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ बात की, ये कितना बड़ा संदेश है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? देखिए, क्योंकि ये सारा सिनेरियो कब बना और क्यों बना? इस आंदोलन के बाद। नहीं तो इससे पहले तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा। आमतौर पे बहुत सारे विषय होते हैं जिस पर मैसेजेस आते हैं, लेकिन इस आंदोलन के बाद, छात्र आंदोलन के बाद जेन जी, जेन अल्फा इतना ज्यादा चर्चा में है कि शायद इनको आने वाले समय में या 2029 के इलेक्शन से मैं जोड़ूं, जो कहा जा रहा है, एक बड़ी निर्णायक भूमिका के रूप में देखा जा रहा है। तो क्या अभी से सेट करने की कोशिश है? क्या उद्देश्य इस संवाद का और इस मैसेज का? दरअसल राखी जी, शिक्षा और स्वास्थ्य का आयाम में संघ का पूर्व से है। शिक्षा के ऊपर कार्य है और शिक्षा के ऊपर चिंतन, स्वास्थ्य के ऊपर चिंतन, ये संघ का आयाम है जो पहले से चल रहा है। लेकिन अभी क्या है, ये जो जंतर मंतर के ऊपर हुआ है, ये समय काल अवस्था के अनुसार विषय चेंज होते रहते हैं। अभी की जो स्थिति है, नवयुवकों का अपनी आवाज को उठाना और शिक्षा के स्तर में सुधार हो, और शिक्षा के स्तर पे ही नहीं, और भी कई इस तरह के आयाम है जिनके ऊपर सुधार की आवश्यकता है। स्वास्थ्य भी इसी प्रकार का है। इसलिए ये अच्छी बात है कि संघ ने जो शुरुआत की है, ऐसी शुरुआत राष्ट्र के अंदर जो और भी एनजीओ हैं या इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन सबको भी करनी चाहिए। आपस में बातचीत होनी चाहिए। और बातचीत भी किस प्रकार की? अगर कहीं किसी को इस बात को लगता है कि ये कार्य होना चाहिए और वो नहीं हुआ, तो उसके बारे में प्रयास करना चाहिए। जितना अच्छा देश के अंदर हम सब लोग कर सकते हो, विचार दे सकते हो, उसका प्रयास सबके द्वारा होना चाहिए। संघ प्रमुख परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने ये शुरुआत की है। सबसे पहले भी बातचीत का सिलसिला तो हमारा चलता ही रहता था, लेकिन अभी इन्होंने इस विषय को लेकर और ज्यादा अच्छे तरह से कार्य किया है। इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। अच्छा कार्य है। और नवयुवक राष्ट्र की रीढ़ होता है। नवयुवकों की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन एक एज का फैक्टर होता है। जो बच्चा 10 साल का होता है, 15 साल का, 20 साल का, फिर मेच्योर व्यक्ति होता है 50, 55, 60, 70, 80 साल। तो सबके अपने अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। तो हो सकता है किसी के पास किस प्रकार के अनुभव हो, किस प्रकार के किसी के पास अनुभव हो सकते हैं। ये कुछ विषय ऐसा भी है कि कुछ बच्चे जो है 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं। एक 50 साल का व्यक्ति है, मैच्योर नहीं हो पाता। तो इसलिए इन सब चीजों का कोई पैमाना पे नहीं आंका जा सकता। अपनी मैच्योरिटी, अपनी अवस्था, अपनी स्थिति, अपनी बात कहने का तरीका, और मैं संस्कारी रूप से रह करके अपनी बात कहूं, ताकि राष्ट्र के अंदर वो परिवर्तन आ सके, जिस परिवर्तन से राष्ट्र के अंदर अच्छा कार्य हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, या और भी अन्य सारे कार्य जो देश के अंदर चलने चाहिए। क्योंकि राष्ट्र सबका है। राष्ट्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक माताएं, बहनें, भाई, भगनी जितने भी हैं, राष्ट्र सभी का है। सभी को अपनी बात कहने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। लेकिन एक वही बात जो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कई बार बड़ी विनम्रता के साथ कही है कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, होनी चाहिए। लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है अभिव्यक्ति की आजादी। लेकिन अमर्यादित अभिव्यक्ति की आजादी राष्ट्र के लिए कई बार नुकसान का कारण बनती है। अपनी बात उठाने का हक होना चाहिए, बिल्कुल कहनी चाहिए, मजबूती से कहनी चाहिए, सबके सामने कहनी चाहिए, और उनकी सुनी भी जानी चाहिए, लेकिन मर्यादा में रहे। और वही अच्छा रहता है। किसी का भी नुकसान किस रूप में हो, सभी देश के नागरिक हैं। हम भी, आप भी, एक किसी भी राजनीतिक दल में कोई कार्य करता हो, किसी भी एनजीओ में कार्य करता हो, कोई भी उसकी विचारधारा हो, लेकिन राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, और राष्ट्र ही हम हैं, हम ही राष्ट्र हैं। सभी लोग राष्ट्र निर्माण करना चाहिए, व्यक्ति का निर्माण होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए। एक बार को चाहे हम लोग एजुकेशन व्यवस्था हमारी चाहे कम हो, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो वो व्यक्ति नुकसान का कारण बनता है। हम बहुत ज्यादा डिग्री भी हैं, वो संस्कारी नहीं है, तो वो भी कई बार नुकसान होता है। हमारी उपाधि कम है, कम पढ़े लिखे हैं और संस्कारी हैं, तो वो देश के लिए एक अच्छे तरह से कार्य कर सकता है। कुल मिला जुला के ये जो संघ के द्वारा कार्य हुआ है, ये अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं और ये कहना चाहूंगा, संघ भी समाजी है।
समाज के ही लोग हैं सभी। इस कार्य के लिए सबको पहल करनी चाहिए, जितने भी राजनीतिक दल है, जितने भी एनजीओ हैं, ताकि इस तरह की जो ये बातें हुई है आगे ना हो। बैठ के बातचीत होनी चाहिए। वहाँ कितनी सारी प्रॉब्लम्स रही, सारे बच्चे थे, देश के बच्चे ठीक है थे, दिनेश जी। बहनें थी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स रही है। ऐसी गतिविधि दोबारा नहीं होनी चाहिए। शिक्षा के अंदर सुधार होना चाहिए, स्वास्थ्य के अंदर सुधार होना चाहिए, सबकी बात सुनी जानी चाहिए, मानवता का इज्जत होनी चाहिए, संस्कारों की इज्जत होनी चाहिए। और चाहे वो सरकार से भी बात करनी है तो आराम से करनी चाहिए ना जी। सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन सरकार जिस दल की बात बनती है तो वो राष्ट्र की सरकार होती है, किसी एक दल की नहीं। ठीक है, इसलिए ठीक है, ये अच्छा प्रयास है, होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। हाँ प्रदीप जी, इसे कितने बड़े संदेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करेगी? ये संवाद होना, इस संवाद में जिन पॉइंट्स को रखा गया वो स्पेशली जेनजी और जेन अल्फा को लेके जो बातचीत की गई, बहुत सटीक रूप से वही बातें आई हैं जिसकी बात सब लोग इस आंदोलन के जरिए कर रहे थे। आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों उनको भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये इस आंदोलन के बाद से ही। तो भारतीय जनता पार्टी कितने बड़े संदेश या एक कहते हैं ना कि एक नसीहत के रूप में इस चीज को एक्सेप्ट करती? और राखी जी, बच्चों को नमस्ते। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी का माइक म्यूट करा दे, वॉइस रिवर्ट आ रही है। तो दर्शकों को नमस्ते और साथ ही वक्ताओं को प्रणाम। और देखिए, ये जरूरत या यूं कहें कि इसको इस रूप में अभी देखा जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ इस प्रकार संवादों की एक लंबी फेहरिस्त है। ये हमारे लिए नया नहीं है, बस ये थोड़ा मार्केटिंग इसकी नहीं होती रहे। आप संघ की शाखाओं में जाएं या उसके किसी प्रकल्पों में जाएं तो आप पाएंगे कि वहाँ युवकों को सबसे पहले तरजीह दी जाती है और अगली पंक्ति में वो बैठ करके चर्चा करते हैं, सुनते हैं। या समानांतर टू वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें होता रहता है। अब कोई नहीं जाए या कोई नहीं देखे या इसको खबर न बनाया जाए तो वो बात दीगर है, उस पर कोई और चर्चा हो सकती है। लेकिन युवा मोर्चा होता है जो विस्तृत रूप से अगर आप देखें तो आप कहें कि उसमें सारे अभी इस समय जो हमारे युवा मोर्चा के पदाधिकारी या कार्यकर्ता है, उन्हें अगर हम जन जी की श्रेणी में लिया जाए तो वो सारे होंगे। अब आते हैं जी, देखिए, आपके प्रश्नों से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं एक विचार अपने रखना चाहूंगा कि जो अभी रिसेंटली घटना हुई, क्योंकि उसकी अब परतें खुलने लगी हैं सुरक्षा एजेंसियों का या पुलिस का, या उसके बाद के कंटेंट बाहर सरफेस में आने लगे हैं। देखिए, मैं पहले कहना चाहूंगा कि जो छात्र वहां थे, मैं कदापि उनके विरोध में, उनके एक भी मेरे शब्द उनके विरोध में नहीं है। लेकिन चूंकि ये मामला अब खुल गया तो मैं भी भारत का नागरिक हूं और मेरा भी अभिव्यक्ति का अधिकार है। मैं उसी को प्रैक्टिस करते हुए वहां जो प्रोफेशनलिज्म हुआ या वहां पे जिन युवकों को भेजा गया या जिन लोगों को भेजा गया, दिल्ली पुलिस ने बताया सारा फेशियल रिकॉग्निशन करके या उनके आधार के बेस पे जो भी चीजें हुई, तो हिस्ट्री शीटर थे। अब गवर्नमेंट की कोई एजेंसी इस तरह से तो कोई सामान्य बात तो मजाक में कहेगी नहीं, बिना फैक्ट के बिना प्रूफ के तो कोई गवर्नमेंट एजेंसी कहेगी नहीं। तो मैं उसको भी यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसके बाद कहीं और भी आंदोलन हो रहे हैं और दूसरे तरीके से हो रहे हैं, झारखंड में उसका मैं उदाहरण लेना चाहूंगा। बहरहाल मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि अब कार्यक्रम वही हो रहा है, उसको एक नए शब्द के साथ अगर प्रस्तुत किया जाए तो क्या कार्यक्रम का मूल बदल जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ युवा मोर्चा है, हमारे यहाँ संघ की शाखाओं में जो बातें होती हैं वो गंगा समग्र हमारा एक संघ का प्रकल्प है। वहाँ युवाओं को अभी तो ये खबर बन गई है, इतने बड़ा ये इंसिडेंट हो गया तो हम इस पे चर्चा करने लगे। नहीं तो मैं आपको बड़े दावे के साथ कहता हूँ, हमारा एक प्रकल्प है गंगा समग्र, जिसमें सभी नदियों के पास सेवा करने का कार्यक्रम होते हैं, उसमें युवाओं का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। बस अंतर इतना ही है कि उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में उतनी माइलेज नहीं मिलती जितनी इन कार्यक्रमों को मिलती है। बहरहाल मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग अगर पॉजिटिव मैसेजिंग के लिए करते हैं तो हमको उसको किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, हमें उसको एक बेटर कनेक्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। अब चूंकि पूज्य सर संचालक जी का ये कार्यक्रम था, इसलिए हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, खबर बन रही है। अन्यथा आप देखें तो हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहते हैं और हम उन युवाओं से कनेक्टेड रहते हैं। और एक बात और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहूंगा, इसका कहने का मतलब नहीं है कि जो दूसरे युवा है वो खराब है या केपेबल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ गाली गलौज देने का या इस तरह से सार्वजनिक मंचों पे इस तरह की ऐसी कोई प्रथा नहीं है।
तो शायद वो कंटेंट स्पीड नहीं पकड़ता है। मैं बार बार आपके कार्यक्रमों में कहता हूँ राखी जी कि देखिए आपका बड़ा सभ्य कार्यक्रम है, आपके यहाँ हो हल्ला नहीं होता, इसलिए हम पसंद करते हैं आना यहाँ पे, वरीयता क्रम में पहले नंबर पे रखते हैं, क्योंकि अपने अपनी बात करने का अवसर मिलता है और बीच में टोका टाकी कम होती है। आप उसी डिजिटल कंटेंट को उठाइए, जब तक कि आप कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करें, कुछ सिनेमैटिक ड्रामा ना क्रिएट करें, वो कंटेंट फास्ट होता ही नहीं है। जितने भी आजकल के लोग जो अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं या कोई क्रिएटर है, आप उनसे चर्चा करें, उन्हें पता लगेगा कि आप जब तक उल्टा सीधा ना बोले तब तक आपके कंटेंट को स्पीड नहीं मिलती। एक अच्छी बात बताएं वो और एक कंट्रोवर्शियल कंटेंट आप प्रस्तुत करें, आप देखिएगा कितना अंतर आता है। तो बैक आता हूं आपके सवाल पे कि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ कार्यक्रम चलते रहे हैं, बस अंतर ये है कि उसकी टर्मिनोलॉजी अभी डिफरेंट हो गई है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी वही टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है या समाज के हित में जो हो वो टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है। बहरहाल मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कनेक्ट बनाए रहती है और हम डिसकनेक्ट, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या इसका नेतृत्व तो कभी डिसकनेक्ट रहना पसंद नहीं करते। ठीक है, चलिए पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए पवन जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। सतीश जी मुझे सुन पा रहे हैं? ये मेरे को। हाँ सतीश जी, नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते सतीश जी, आप कैसे मोहन भागवत ने जो एक संवाद किया, जेनजी जेन अल्फा मुख्य इसका एक आज आधार रहे, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरा उनका संवाद हुआ, बहुत सारे मैसेज उन्होंने उस माध्यम से रखे। देखिए राजनीतिक रूप से जिनको मैसेज जाना है वो चला गया है, क्योंकि इस वक्त पे इस आंदोलन के बाद ये सारी बातों का आना और एक ये मैसेज देना कि संवाद से समाधान निकलता है, मुझे लगता है ये सब जानते हैं, लेकिन इसको बहुत गहराई से आज सामने आके उन्होंने इस बड़े कार्यक्रम में इतने लोगों के और इतने स्टूडेंट्स के साथ इन सारी चीज़ों को रखा। इसका क्या एक उद्देश्य आप देखते हैं, कितने इसके सफल परिणाम देखते हैं और आगामी राजनीति में इसको लेकर कितना बदलाव देखते हैं? क्योंकि देखिए ये जो भी चीजें हैं, भले ही हम सामाजिक ताने बाने से जोड़ें, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक एजेंडा है। आने वाले समय में राजनीतिक रूप से चीजें बहुत बदलनी है। मैम अभी मैं प्रवक्ता जी को सुन रहा था, दिनेश जी को, तो उन्होंने कहा था कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है। इस सरकार ने इस देश की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। अगर ये आज संवाद करने के लिए निकले हैं, वो 36 दिन तक प्रदर्शन चला था, ये तो एक अनुसांगिक संगठन है, ये कोई राजनीतिक दल तो है नहीं आरएसएस के लोग या उनसे जुड़े हुए विद्यार्थी परिषद के लोग। ये जा सकते थे ना जंतर मंतर पर छात्रों से बात करने के लिए, जिन लाठियों से छात्रों को पीटा था उन पर मरहम तो लगा सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस भारत सरकार के अंदर जितने भी शिक्षा नीति से जुड़े हुए फैसले लिए जाते हैं उसमें बड़ा रोल आरएसएस का रहता है। उसी के चलते आज देश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। इसके आप बिल्कुल फैक्ट दे सकते हो, सभी देश के विश्वविद्यालयों में आज मेरिट बेस पे क्या वाइस चांसलर नियुक्त हो रहे हैं? आप मुझे बताइए, अगर वो ढंग से संघ के परिचय में नहीं होगा तो वो वाइस चांसलर नहीं बनेगा। अच्छा काम नहीं करता होगा, अच्छे संघ के टच में नहीं होगा तो उसे अच्छा काम नहीं मिलेगा। विश्वविद्यालयों को एक तरीके से संघ की शाखा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गढ़ बना दिए गए हैं लोगों ने। आज देश का युवा जब गुस्से में आया, इनको लगा चारों तरफ का जेनजी जंतर मंतर पे आ गया है, बिन बुलाए पहुंच चुका है। वो कोई राजनीतिक दल का प्रोटेस्ट नहीं था, वहां पर सभी देश के राजनीतिक दल पहुंच रहे थे समर्थन देने। आरएसएस के लोग क्यों नहीं पहुंचे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्रों का सबसे बड़ा देश के अंदर छात्र संगठन बना फिरता है, वो वहां पर क्यों नहीं पहुंचा? स्थिति ये है कि पहली बार देश का जो जेनजी है उसने अपने हक की आवाज को बुलंद किया है, अपनी बातों को एक मंच पर रखा है। तो इनको लगा कि अब हमारी सरकार हिल गई है, तब इन्होंने माफी मांगकर इस्तीफा दिया है। अगर ऐसा ही इनको अपनी गलती का एहसास था, पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है, अगर ऐसा ही इनको अपनी गलती का एहसास था तो पहले इस्तीफा दे देते। इतने दिन तक इन चीजों को खींचने का मतलब क्या है? अब बात को संभालने के लिए, देश के जेएनजीओ को संभालने के लिए जैन अल्फा करके प्रोग्राम कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इनकी ये कह रहे थे कि देश का युवा बरगला गया है। क्या इस देश के युवाओं ने, आपको नहीं पता कोरोना कभी थाली बजाने से भाग जाएगा? इस देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री के कहने पर कई बार साथ दिया है। 10-12 साल से सरकार, अभी 3 साल और चलानी है। ये बिना वोट पड़े पड़ गई क्या उनका? जेएनजीओ ने आपका साथ नहीं दिया था? लेकिन आपने हमेशा उनकी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतरे, पेपर लीक कराए, लाठी चार्ज कराई, आपने आंसू गैस के गोले खोले।
गोले छोड़े, पैलेट गन चलाया, जो भी युवा हुआ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हुआ, अगर इनके खिलाफ बोलता है तो उसे एंटी नेशनल कह देते हैं। आज जवाबदेही का समय आया है तो जैन अल्फा करके प्रोग्राम चला दिया है। अगर आपको इतना ही दर्द था इन छात्रों के लिए तो आप जंतर मंतर पर जाते, उनका समर्थन करते, उनके बीच में बैठ के बात करते। देश की बड़ी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है, वहां पे बिना मेरिट के लोगों की भर्ती कर देते हैं, फिर पेपर लीक हो जाते हैं तो फिर कहते हैं कि जैन जी से संवाद करना चाहिए। आप संवाद करने में बहुत लेट हो गए हैं। कहते हैं ना, हमारे गांव की तरफ एक कहावत है कि भूत की कला 12 साल तक चलती है। अब आपका समय हो चुका है। प्रधानमंत्री जी, आप भैया अपना बस्ता थैला उठाएं और जाएं और इस देश को मुक्त करें। इस देश को चलाने वाले और भी नेता हैं, जैन जी और लोगों को भी मौका देगा। ठीक है, वापस आऊंगी। मयंक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आऊंगी प्रदीप जी, एक सेकंड, सभी लोगों की प्रतिक्रिया आ जाए। मयंक जी, नहीं, प्लीज प्रदीप जी, प्लीज एक सेकंड, प्लीज। मयंक जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी। आप तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़ी भूमिका मैंने सोशल मीडिया की देखी। कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा कहा, लेकिन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुंची, ये एक बहुत बड़ा माध्यम था। तो मैं तो इसी से रिलेटेड आपसे मेरे 2 ही मुख्य सवाल हैं। एक तो आज जो बड़ा संवाद कार्यक्रम हुआ सिर्फ स्टूडेंट्स को लेकर, यानी जेन ज़ी और जेन अल्फा, इसे आप कैसे देखते हैं? और आने वाले समय में जो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है, भविष्य में भी सिनेरियो होंगे। उन्होंने कहा आंदोलन करने का हक है, अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सोशल मीडिया की जो भूमिका होगी और जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज स्टूडेंट्स ने रखी है, कैसे आने वाला समय आप देखते हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि सोशल मीडिया की भूमिका तो इतनी ज्यादा मजबूत है कि अब मोदी जी को खुद वीडियो बना के इंस्टाग्राम के ऊपर डाल के जो है जनता से संवाद करना पड़ रहा है। अब मन की बात की जगह अब इंस्टाग्राम पे सेल्फी बात हो रही है। सो वो तो पावर देख ही लिया आपने। 15 दिन का मतलब जब अनशन हुआ था तो 15 दिन तक कहीं कोई आवाज नहीं उठी थी। 16वें 17वें दिन से जब सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड बनना शुरू हुआ, जब हम लोगों ने, जब इन्फ्लुएंसर्स जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने भी जब स्टोरी डालना शुरू किया और जब ये चीज लोगों के बीच में पहुंची, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कोई कवर कर ही नहीं रहा था। हम सोनम वांगचुक, मैं गौर से देख रहा था कि वहां पे कहीं पे सोनम वांगचुक जी की कोई न्यूज ही थी ही नहीं कि कुछ ऐसा हो रहा है दिल्ली में। सो अब क्योंकि 14-15 दिन तक जब कुछ नहीं हुआ, जब लोगों ने उसके ऊपर बात करना शुरू किया, क्रिएटर्स ने स्टोरी डाली, तो बहुत सारा जो है माहौल वहां बना और तब जाके लोग और गए। और फिर उसके बाद अगले ही दिन 18वें दिन शायद उनको जो है जबरदस्ती उठा लिया हाईकोर्ट की अपील। सो वी ऑल नो दैट स्टोरी, बट द क्रक्स इज कि जब इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स आ जाते हैं साथ में तो फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पर फिर वो दब गए। इनफैक्ट वहां पर उसके बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया के काफी रिपोर्टर्स को परेशानी भी झेलनी पड़ी कि आप तो बायस्ड हैं, आप रिपोर्टिंग नहीं सही करते और ऑल दोस थिंग्स। तो आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे इंस्टीट्यूट्स सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की पावर को समझें, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो हमारी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये सारे इंस्टीट्यूट्स। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो आज की डेट में वो बहुत ऐसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो कि शायद हमको सुनने नहीं मिलती। अब मेरी न्यूज का सोर्स आज की डेट में कोई न्यूज चैनल नहीं है, जबकि बेसिकली मेरे सम ऑफ द क्रिएटर्स हैं जो जा रहे हैं ऐसे रैंडम प्लेसेस पे एंड वो दिखाते हैं। सो दैट इज अबाउट द सोशल मीडिया। द सेकंड पार्ट जो इन्होंने संवाद शुरू किया है, विच इज गुड। मैं खुद एक संवाद में, मेरे को इन्वाइट किया गया था, यहाँ भोपाल में ओरिएंटल कॉलेज में हुआ था। वहां पर मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था और वहां मैंने बात भी करी थी इसी चीज के बारे में। वो आरएसएस की एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो हमेशा एक डिस्कशन के लिए ओपन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आरएसएस दुनिया की एक सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है अपने आप में। मैंने कुछ, जब मैं उसके लिए गया था अपने प्रेजेंटेशन के लिए, तो मतलब जब मैं एज ए इन्वाइटी हुआ था तो मैंने कुछ आंकड़े देखे थे, तो मैं शॉक रह गया था ये देख के कि 2026 मार्च तक आरएसएस के तकरीबन 55,000 स्थानों पर 88,000 शाखाएं चल रही हैं, विच इज ह्यूज। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और ऐसी इंस्टीट्यूट या कोई और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होंगी जिसमें इतने सारे लोग होंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। अब 100 वर्ष हो गए हैं, जो 100 वर्ष के वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो उन्होंने बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग बोलते हैं, मतलब अपोजिशन पार्टी वाले बोलते हैं और ऐसा कि आरएसएस ने क्या किया है। हाँ, ये है कि वो हमेशा राष्ट्रनीति या फिर नेशनलिस्ट हो जाते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें शायद
आइडियोलॉजी से मैच ना भी करती हो, लेकिन द कोर जो उनका रहा है वो हमेशा ये रहा है कि वी हैव टू हेल्प इन बिल्डिंग द नेशन, और वो सही है। लेकिन अब उससे उनको बढ़ना पड़ेगा। अभी उन्होंने नंबर बढ़ा लिए, सबसे ज्यादा नंबर शाखाओं के हैं। उनका जो टारगेट होता था कि कितनी शाखाएं खुली हैं, कितने घरों तक साहित्य पहुंचा है, और कितने गांव एवं कितने जगहों पे मिल रहे हैं लोग बाग, कितने युवा जुड़ रहे हैं, अब इससे इनको बढ़ना पड़ेगा आगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने युवाओं को रोजगार मिला है उस शाखा के एरिया में। जिस गांव में शाखा लग रही है उस गांव में पानी बचा है कि नहीं बचा, हवा वहां साफ है कि नहीं, बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप ये सोचिए कि आजादी के 75 साल हो गए और शाखा के 100 वर्ष हो गए, आज भी आरक्षण की जरूरत क्यों है? मैं ये नहीं कह रहा कि आरक्षण गलत है, लेकिन जो उसकी नीड थी, आरक्षण की नीड ये थी कि सब सम्मिलित होंगे, लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, भेदभाव दूर होगा, वो आज भी नहीं खत्म हुआ है। तो आरक्षण तो तब तक चलेगा जब तक भेदभाव चलेगा। तो भेदभाव खत्म कैसे करें, वो काम आज भी मेरे को नहीं लग रहा कोई देख रहा है। इनोवेशन नहीं है, रिसर्च नहीं है, न्यायपालिका के ऊपर काम नहीं हो रहा है, एआई, कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्लाइमेट लीडरशिप, इन सब का कहीं से कहीं तक मुझे कोई बात नहीं दिखती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आरएसएस को काम करना पड़ेगा, बीइंग द वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, और हमारी कंट्री की रूलिंग पार्टी का बैकबोन होते हुए। दो चीजें और मैं बोलना चाहूंगा साथ ही साथ में, जो कि मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं उन्होंने बोली थी। एक तो मैं ये बोलूंगा कि जो प्रदीप जी ने बोला था कि गाली गलौज हुई है, और देखिए कोई भी जो एक अनऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट होती है ना, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। देयर कुड बी फ्रेंच एलिमेंट वहां पर। और जहां तक गाली गलौज की बात है, तो मैंने तो देखा है कि आप मतलब पार्टीज को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। महाराष्ट्र में सीएम असेंबली में खड़े होकर कुछ कुछ बोल रहे थे। प्रेम शुक्ला जी को मैंने सुना लाइव टीवी में किसी अपोजिशन लीडर को गाली दे रहे थे, माँ की गाली दे रहे थे। पार्लियामेंट में भी लीडर्स कितना गंदा गंदा बोलते हैं और कितनी अभद्र भाषा का उपयोग होता है। तो ये हमारी नई जनरेशन को ये सिखाने के लिए आपको तो पहले सीखना पड़ेगा, वो सबसे बड़ी बात है। फिर ये इन्होंने कहा कि जो हमारे जो सोशल सर्विस वाले एक्टिविटीज हैं वो मीडिया में नहीं आती, उनका प्रचार नहीं होता। सर, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, और उनका एडवर्टाइजमेंट फंड सबसे ज्यादा है, और खर्चा भी वो सबसे ज्यादा करते हैं। अगर आप नहीं प्रचार कर पा रहे हैं ना, तो वो आपके यहाँ की कमजोरी है। आप लोग जो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो दिखाइए। सिर्फ हमको सीएम पीएम दिखते हैं, सीएम दिखते हैं, और कोई नहीं दिखता आपके पेजेस पे, टीवी के एड्स में। जरूरी है कि वो सारी चीजें भी दिखें। फिर सतीश जी ने जो बात बोली कि इन्फ्लुएंशियल लोगों का अपॉइंटमेंट जो आरएसएस कर रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से हुआ है। पिछले 75 सालों में जब कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने भी अपने सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों की किया, तो तब भी जो है मेरिट वेरिट कोई कभी पूछी नहीं गई। हम मैंने कब बोला? उनके तो पीएम तक हुआ। इन्फ्लुएंसर लोगों को कब बोला मैंने? आपने इन्फ्लुएंशियल आपने कहा था कि जो, हाँ, तो जो आपने अपॉइंटमेंट बोला ना कि पहचान वाले कर देते हैं, भाई देखिए जो पहचान है वो इन्फ्लुएंशियल है, तभी वो पहचान में है। तो उनका चांसलर, वाइस चांसलर बनना वो है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं, प्रॉब्लम ये है यूनिवर्सिटी कैसे रन करानी है। एग्जैक्टली, तो प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट अपॉइंट तो करे जिसको करना है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी तो रखे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो रिलेशंस के साथ आया हो वो इनकेपेबल हो, लेकिन ये जरूरी है कि आप जिसको भी बुलाएं, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके हटाने की भी आपके अंदर ताकत होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आज की डेट में नजारत है। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा था। ठीक है मयंक जी। इंदुकांत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। सर, आरएसएस की नई रणनीति, मैं नया शब्द इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तो ये सारा संवाद और इस तरह की बातें, स्पेशली जेनजी और जेन अल्फा को लेके इस तरह से जो बातें निकल कर आई हैं वो पूरी आंदोलन से संबंधित थी। बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। इसलिए तो मैं बस यही सवाल करूंगी कि ये जो नई रणनीति का एक हिस्सा आज इस संवाद के माध्यम से देखा, इतना जरूरी हो गए हैं जेनजी और जेन अल्फा, क्यों? पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। मैं आपके सवाल पे आने के पहले थोड़ा मयंक जी ने अभी जो बातें रखी उस पर कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। मयंक जी ने जितनी बातें रखी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे, उनमें ज़्यादातर से मैं सहमत हूँ। और विशेष करके जो उन्होंने ये बात कही कि जो सत्ता में होता है वो अपने आइडियोलॉजी के लोगों को, अगर वो बड़े हैं, उनके हिसाब से विचारक हैं और उनकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, तो उनको अपॉइंट करते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, इसको आप नकार नहीं सकते।
इसी देश में इलेक्शन कमिश्नर्स को बाद में देश में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इसी देश में इलेक्शन कमिश्नर को बाद में चुनाव मैदान में उतारा गया। तो अब ऐसे में आकर के आज सिर्फ मोदी सरकार पे ये आरोप लगाना कि वो अपने पावर का या अपनी सरकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं होगा। हाँ, ये अवश्य है कि जैसा मयंक जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने जानने वाले अपने विचार को आपने अपनी विचारधारा के आधार पर लोगों से मत मांगा। लोगों ने आपकी विचारधारा को ठोक बजा करके आपको मतदान देकर डेमोक्रेसी में सरकार बनाने का हक दिया। अब आप अपने विचारधारा के लोगों को आगे प्रमोट कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? अगर वो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग पोजीशंस में आ रहे हैं तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन तय ये होना चाहिए, जो बात बिल्कुल अच्छी कही अपने मयंक जी ने भी, सतीश जी भी ठीक कह रहे थे, कि उनकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। ये नहीं कि विचारधारा के आधार पे आप एबीसीडी किसी को भी बैठा दिए और प्रॉब्लम आई तो उसको उसका सोल्यूशन लेकर के मोहन भागवत जी को आना पड़े। और दूसरी बात, आज जो मोहन भागवत जी ने लोगों से डायरेक्ट बातचीत की एक नई शुरुआत पब्लिक उसमें किया है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे दिनेश जी और प्रदीप जी कि संघ की शाखाओं को हमने भी देखा है बचपन में। उन शाखाओं में मोहल्ले मोहल्ले में लगते हैं, कहीं पे भी कोई ओपन स्पेस होता है वहां लोगों को जोड़कर अच्छे काम शुरू करके लोगों को जोड़ते हैं, उस मोहल्ले के उस आसपास के लोगों की समस्याओं को दूर करके उनको जोड़ते हैं। तो ये चीजें तो हैं। और अगर वो जोड़ करके वो संवाद करते थे तो उनकी एक और विशेषता रही है कि हमें प्रचार नहीं चाहिए, लेकिन जमाना प्रचार का आ गया तो आवाज संघ के सरसंघ चालक की बात को जब मीडिया में लाइव किया जाता है, लोग दिखाते हैं, उस पर आप चर्चा कर रही हैं, तो वो न्यूज का विषय बनता है, और न्यूज का विषय बनता है तो उस बहाने सब तक पहुंचता है। लेकिन इस जेन अल्फा या जेन जी या जेन बीटा से जुड़ने की बात आज की नहीं है। आप ये देखें कि भगवान राम के राज्य में भी भगवान राम को जब पता करना होता था कि हमारे राज्य का फीडबैक क्या है, तो वो राज्य के गरीब से गरीब तबके को, राज्य के जीव जंतुओं को वृक्षों से बात करते थे। आज उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के माध्यम से, कि वो पेड़ पौधों से, जानवरों से भी फीडबैक लें कि राज्य कैसा चल रहा है। तो ये जोड़ने की बात नहीं है, पुरानी है, लेकिन उसको जिस रूप में अब सरकारों में जोड़ना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। एक इसका बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। देखिए, अभी एक बाई इलेक्शन हुआ, नहीं ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए मयंक जी, मैं आपसे कहूंगा कि जब जहां पे लोग कम होते हैं, पेड़ पौधे एक दो बचे, जानवर कम बचे, जहां पंछी कम बचे, वहां पे फीडबैक फोकस्ड होकर कर और बेहतर ढंग से भी लिया जा सकता है। लाइटर मोड में यू आर ऑल राइट। लेकिन देखिए, जहां पे जनसंख्या कम हो, किसी आइलैंड में 10 लोग रहते हो दुनिया में, वहां पे आप भी इन्फ्लुएंसर जाएंगे तो उन 10 लोगों से और आप अच्छे से फीडबैक ले सकते हैं। तो इट हार्डली मैटर्स, आपकी मंशा होनी चाहिए। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मध्य प्रदेश का, अभी हाल के चुनाव का, चूंकि एक पॉलिटिकल चीज भी है, नरोत्तम मिश्रा जैसे एक कैंडिडेट का टिकट काट दिया गया। क्यों काट दिया गया, कैसे काट दिया गया, ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन उसमें फीडबैक क्या उनकी कंस्टिट्यूएंसी से लोगों के लिए गई, उनके बारे में विचार किया गया, उनके पर्सोना के बारे में क्या कमियां थी, कहां से काटा। अगर आपने जेनजी से बात किया होता, उनके अपने समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से बात किया होता, तो आपको इस तरह से समुद्र में एक आइलैंड पे आपका विपक्षी पार्टी खड़ा नहीं दिखाई देता। तो आप अगर ये सोचेंगे कि हम 2 लोग, हम 4 लोग, हम 5 लोग देश के साधारण निर्णय ले लेंगे और लोगों से बिना विचार विमर्श किए पूरा देश को चला लेंगे और भोजपुरी में हमारे यहाँ कहते हैं हाँक लेंगे, तो ये आपको भ्रम है। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज और कहा गया है कि देर आयत दुरुस्त आयत। अगर आपको ये लगा कि लोग युवाओं के रूप में बाहर आ रहे हैं, हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपने समय रहते उसको टैप करके बातचीत किया, प्रधानमंत्री के स्तर पर स्वयं डायलॉग किया और चीजों को रास्ते पे लाया और कूल डाउन किया, ये आपकी सफलता है। लेकिन इसके पहले विफलता कितनी बड़ी है कि आपने जब यूजीसी का अध्यादेश आया जिसपे तमाम लोग नाराज थे, खासतौर से सवर्ण वर्ग के लोग, तो वो एक मांग उठी कि भाई प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
ये भी चर्चा हुई, मैं मीडिया का आदमी हूं, कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीईआरटी बुक में गड़बड़ी हो रही है और यूजीसी में ऐसा अध्यादेश आ गया। आखिर ये सब गड़बड़ियां कौन कर रहा है? तो अगर प्रधानमंत्री के स्तर पर चिंता हुई और उसी समय धर्मेंद्र प्रधान और उनकी मिनिस्ट्री के जो संबद्ध लोग थे उनकी जवाबदेही तय हुई होती तो शायद मामला यहां तक नहीं आता। और ये हर स्तर पे चीजें किए जाने की आवश्यकता है। अगर पेपर लीक हो रहा है, चीजें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। आज भी देखिए झारखंड में है, पंजाब में है, भाजपा के लोग भी बात उठा रहे हैं, बात सही भी है। मैं झारखंड से जुड़ा रहा हूं, आप झारखंड में देख लीजिए सरकार का अप्रोच, लेकिन वही तथाकथित जेनजी के लोग नहीं है। और एक आखिरी बात, मयंक जी की एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि जेनजी या कोई भी लोग जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनको इन्फ्लुएंस कर करके किसी आंदोलन के लिए, किसी सकारात्मक काम के लिए प्रेरित करते हैं, तो उनके नकारात्मक चीजों पे नकेल करना या उसको रोकने के लिए प्रयास नहीं कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि अगर आप इतनी बड़ी ताकत को कहीं न कहीं से एनर्जाइज कर करके सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ खड़ा करते हो, तो एक कहते हैं ना कि आप जब ताकत को बड़ा करते हो, जैसे आप एटॉमिक एनर्जी से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, तो वहां पर रिटार्डेंट रख कर करके, कूलेंट रख करके ये भी व्यवस्था करते हो कि एक्सप्लोड न कर जाए। तो अगर एक्सप्लोड करने की सिचुएशन बनती है, गाली गलौज पे लोग उतारू होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी लेना और उसके खिलाफ भी लोगों को मोटिवेट करना, ये जिम्मेदारी है। इससे इन्फ्लुएंसर बच नहीं सकते जी। ठीक है इंदुकांत जी, हमारे साथ कांग्रेस से कुंडू पुष्पलीला मैम जुड़ गई हैं, पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस की। मैम बहुत स्वागत सबसे पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैम क्या लगता है आपको आज का जो संवाद था और जेनजी और जेन अल्फा को लेकर, और जितनी चीजें हमने पहले देखी हैं, आज इसकी जरूरत क्या आपके नजरिए से है कि आरएसएस को जरूरत पड़ी? हालांकि एक ऐसा आरएसएस के बारे में मुझे लगता है बाकी लोग अपनी बात रख चुके हैं, हमेशा ही सोशल इश्यूज कोई भी हैं उनकी बात आती है, लेकिन इस वक्त पे जो इनका ये संवाद हुआ उसके क्या मायने आप देखती? मतलब जो भी इशू अभी ने इतना लंबा बहुत बातें करे थे, मैंने बीच में थोड़ा सा स्टार्टिंग से सुना नहीं थी, मगर मुझे लगता है कि जो भी है ये डेमोक्रेसी सिस्टम है भैया। डेमोक्रेसी सिस्टम का वैल्यू जो रहता है, जो प्रजा के वोट से, जब अंबेडकर जी ने वोट दिलाया था हमारा अपन का राइट को बचाने के लिए, वो सीक्रेट बैलेट में डाल के अपन चुनाव करते हैं। जो चुन के आने वाला प्राइम मिनिस्टर होने दो या कोई भी होने दो, उसमें जो सेक्शंस के हिसाब से ये लोगों को नहीं पूछना चाहिए, ये लोगों को पूछना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो ये राइट है, एज ए सिटीजन सबको पूछ सकते हैं। उन्होंने बड़ा नहीं है, हमसे चुन के आए सो वाला, अपन ही बनाए सो वाला है, वो गद्दी पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो भगवान बना के रखे नहीं, अपन का जैसा इंसान है, अपन के बारे में पहचाने और अपना समस्या सॉल्व करने के लिए एक पार्टी का प्रेसिडेंट पार्टी से लोगों को चुनते हैं और डेमोक्रेसी सिस्टम में उनको वहां पर बिठाते हैं। यानी कि अगर पब्लिक का आवाज में जो पूछने का, सवाल करने का जो राइट है सबके लिए है, वो जो ऐसा नहीं है इन्फ्लुएंसर से नहीं है, आम जनता पब्लिक में से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये राइट है हमारा डेमोक्रेसी। तो आज हमारा जो चर्चा में जो आरएसएस के बारे में जो, तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आरएसएस का संस्था को कभी की बैन करती है, सो संस्था है और वो उतना महान नहीं है। और वो जो बनाता है, आरएसएस बोलता है हम कुछ भी नहीं है, हमको देश में सही डायरेक्शन देने वाला है। अब किसको डायरेक्शन दे रहा है हमारे को मालूम है, आपको मालूम है, सबको दुनिया को मालूम है। किसके पीछे, उनके पीछे धुन बन के, जैसा जानवर का धुन बन के रहता है ना, वैसे ही ये जो बोलते हैं ना बीजेपी का आरएसएस के अलावा, ये आरएसएस नहीं तो बीजेपी नहीं, ये जो है सबको मालूम है। मगर जब अपन पूछने का डायरेक्टली आरएसएस किसके लिए काम कर रहा है, इतने सारे विंग्स काम करते हैं उसके अंदर में, जो वो पीछे से करता है मगर करता पूरा वो नहीं है।
मगर आजकल डेमोक्रेसी सिस्टम में ये जिन का समस्या आ गया, कॉकरोच लोग आ गया, कॉकरोच का शब्द कौन निकाला था, कौन ये शब्द को लगा के एक इंसान के ऊपर इतना बातें करते हुए लड़कों के बच्चों का ऊपर इतना असर पड़ा कि एम्प्लॉयमेंट सिस्टम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है हमारा देश में, एजुकेशन सिस्टम इतना वर्ष सिस्टम को हम हमारा लाइफ से ये लोग खेल रहा है। तो ये कितने बार होता है, अभी भी हुआ, ये हमारा भैया जी ने अभी भी बात किया था, दीक्षित भैया ने, वो पहले भी हुआ था, आज भी हुआ था, वहां जंजीन वाले नहीं बने थे, कोई प्रश्न वाला कॉकरोच नहीं बने थे, ऐसा कहीं नहीं हुआ। मतलब नहीं पूछने का है क्या? आपको लग रहा है कि नहीं होता है? आगे आगे बहुत कुछ होता है भैया, कि उनके पीछे कांग्रेस है, उनके पीछे टेररिस्ट का फंडा है। जो भी मोदी को प्रश्न करेगा उनको टेररिस्ट में डालेगा, नहीं तो उसके ऊपर केसेस डालेगा, नहीं तो परसों का सिचुएशन ऐसा है उसमें कहते उग्रवादी चले गए, कहते फंडिंग किधर से आ रहा है, वो खाना पीने में कोई हेल्प करा होगा ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स में, तो वो लोगों के ऊपर भी केस डाल रहे। मतलब क्या है ये? अच्छा, उसके अंदर कोई इससे पहले भी क्राइम करे सो बंदे भी आ गए होंगे, तो उसमें कौन बुलाया क्या? ये एविडेंस है क्या? बच्चे बुलाया क्या? अगर दम है तो क्राइम करने वालों का ऊपर आप पब्लिक में छोड़ दिए, वो सरकार का काम था, वो सक्सेसफुली नहीं निभाया था। अगर बच्चे अपने के लिए लड़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, आप लोगों जितने भी है, अपन का पूरा दिखने पैनल में है, अपन का बच्चे नहीं है क्या? क्या सब लोग मोदी बन गया फैमिली प्लानिंग बना के? नहीं तो बच्चों को किसी से करके लेके जा रहे क्या? अरे बाप हो तो आंखों में से जो दर्द निकाला, वहां पर रोना हुआ, वहां पर बच्चों का पिटाई हुआ, इतना वो लोगों के साथ। जब मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं बच्चे बोल रहे थे, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, मैं रास्ते पे से जा रहा था, मेरे को इतना खूब मारा बोल के बच्चे रो गए। और रील्स में देखो तो मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा, अगर वो जगह पे अगर है रहा तो पुलिस वाले इतना पिटाई कर रहे, वो जानवर को भी इतना नहीं मारते होंगे शायद। अब वो इंसान का बच्चे, अब गुस्सा कब नहीं आएगा? क्यों? मेरी माँ को गालियां दिया, अरे माँ का पेट जल गया भाई, वहां पर बच्चे मर गए, वो बच्चे ने सो इंसान है, अनपढ़ इंसान है, उसको प्रधानमंत्री बना लेके ये पढ़ लिखो वाला उनका शाबाशी कर रहे हैं, तो मुझे तो हंसी आ रहे भाई। ये जो सिस्टम में अनपढ़ भी मारते हैं, अंगूठी वाला भी, अंगूठी मार भी प्राइम मिनिस्टर बने, सीएम बने, सब कुछ बन रहा है, मगर इंसानियत रहती ना कभी ना कभी। वो इंसानी अपन का बच्चों के साथ भी होता है व्यवहार, बाहर वालों के बच्चे नहीं होते क्या? तो ये मैं पूछने का है, कोई इन्फ्लुएंस करके नहीं आता है। मोदी जी का गवर्नमेंट में नहीं हुआ रहा, उससे पहले हुआ था, ये सब अभी आप आगे करने वाला हो तो आपका जो देश में 70% यूथ है मैडम, उसके हाथ में चले जा रहे धीरे धीरे। अभी मोदी होने दो, उनका बाप भी होने दो, जो सीएम होने दो, ना पीएम होने दो, कोई भी होने दो, जैसा नेपाल में हुआ था और बांग्लादेश में हो रहा था, आगे इंडिया में हर सब्जेक्ट में यूथ पूछेंगे, उसके नाम आप कुछ भी रख दो, नो प्रॉब्लम। अब जो भी लड़ाई शुरू हो गया, डेमोक्रेसी सिस्टम स्पॉइल हो गया, उसको बचाने के लिए देश में अभी यूथ का हाथ में देना ही पड़ेगा। ठीक है, जितने हम लोग पार्टी का झंडा लेके बात करेंगे ना मैडम, ऐसा बात करने वालों को भी कल के दिन चुन के ढूंढ के, वो बच्चों का फैमिली का अभी कैसा हरासमेंट कर रहा है, अभी भी केसेस डाल रहे, उनका घरों में जा रहे, उनका ऑफिसों में जा रहे, ठीक है मैम, पुलिस वाले। अभी कल का दिन इनका घरों में भी जाएगा, मैं लिख के देता हूँ, इनके घरों में भी जाएगा, मंत्रियों का छोड़ेंगे नहीं, एमएलए को छोड़ेंगे नहीं, इन्फ्लुएंसर्स भी उसकी सपोर्ट करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चुन के क्या होगा देख लीजिए। ठीक है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं एक एक करके अपनी बात रखिए, समय की सीमा है। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है दिनेश जी से, उसके बाद आप लोग एक एक करके अपनी बात बोलिएगा। दिनेश जी, एक छोटा सा सवाल है। प्रदीप जी, बस मैं जल्दी से आ रही हूँ। दिनेश जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा जल्दी से। एक असंतोष जो दिखा हमें इस पूरे घटनाक्रम के बाद, कहीं ना कहीं उसको पाटने की कोशिश तो है, इसे हम नकार नहीं सकते, तभी संवाद हो रहा है, इतनी बातें हो रही हैं। और ये सवाल भी बिल्कुल जायज़ है कि जब 36 दिन हुए थे
तब बीच में कोई बात क्यों नहीं हो रही थी। मैं बिल्कुल इस चीज़ को अग्री करूंगी क्योंकि हुई वो चीज़ें और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे रखी गई। लेकिन ये जो असंतोष हुआ, ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, ये दोबारा ना हो और नहीं होना भी चाहिए। मैं तो यही कहूंगी। आपको लगता है कि ये सिनेरियोज दोबारा नहीं होंगे? मोहन भागवत जी के इस संवाद से, उनकी बातों से, उन्होंने जिन चीज़ों का जिक्र किया, सब कुछ ठीक होगा? और जिनको वो संदेश देना चाह रहे थे, जिन भी सरकारों के लिए वो बात कर रहे थे, मुझे लगता है शायद समझेंगे उन चीज़ों को। ये बड़ी चिंता का विषय है, इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए और राष्ट्र के अंदर रहने वाला प्रत्येक भाई भगनी इस विषय के लिए चिंतित है। हम लोग भी चिंतित हैं। इसके ऊपर ये दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। संघ शताब्दी वर्ष में हम लोगों ने पहले से भी 2-4 विषय के ऊपर काम करने का निर्णय लिया था, जैसे स्वयं का बोध, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, आदर्श संस्कारी परिवार, कुटुंब प्रबोधन, ये सारे विषय पहले से चलते रहे हैं। लेकिन ये जो आपने राखी जी बातचीत कही है, हम लोग पूरा समर्थन में हैं। इसकी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। संघ ने भी प्रयास किया है, राष्ट्र के सभी लोगों को भी इस अच्छे कार्य के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। सभी विचारधारा का सम्मान है, तभी भारत के अपने मित्र और भाई बहन हैं। हम लोग भी अलग नहीं है, इसी देश के नागरिक हैं, सभी लोग देश के नागरिक हैं। सवाल सरकार का नहीं है, सवाल व्यक्ति निर्माण का है, विचारधारा का है। अगर कहीं गलती होती है, कहीं चूक होती है, तो उसका निराकरण होना ही चाहिए। हम पूरी तरह से उसके समर्थन में हैं। सरकार किसी की भी हो, चाहे सरकार का विषय किसी भी सरकार का हो, अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है राष्ट्र के नागरिक को कि नहीं इसके ऊपर विवेचना होनी चाहिए, तो हम उसका समर्थन करते हैं। विवेचना होनी चाहिए, लेकिन मर्यादित तरह से हो, आराम से हो, बातचीत के वजह से हो। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो किसी व्यक्ति का नुकसान हो, बच्चे का नुकसान है, राष्ट्र का नुकसान है, वो देश का नुकसान है। वहां पे इस आंदोलन के साथ कितने लोगों का नुकसान हुआ है, सब देश के लोग, अपने भाई बहनें थी। इसलिए हम लोग पूरी तरह से समर्थन में। इसका प्रयास संघ ने शुरुआत की है, सबको करना चाहिए, सभी का। दिनेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक्चुअली मैं जब से ये पूरी चीजें आई हैं, तब से मैं हमेशा इन चर्चाओं में रही हूँ। बार बार जो एक बात आती है, हिंसा हो गई या ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी थी, की किसने? क्या स्टूडेंट्स खुद को मारने लगे? क्या स्टूडेंट्स अड़ गए? क्या स्टूडेंट्स कहीं जाकर अटैक करने लगे? जो भी हुआ, जिस भी परिस्थितियों में हुआ, बातचीत हो जाती, समाधान निकल जाता। वो मांगे बाद में भी मानी गई, बहुत वक्त बाद, जब पिट गए, जब कुछ लोग वेंटिलेटर पे चले गए, जब बहुत अभद्रता हो गई, जब गाली गलौज हो गई, जब एकदम गुस्सा फूट गया, तब सारी चीजें हुई। तब क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इसके पीछे और जो लोग थे, बार बार चर्चाओं में आया। राजनीतिक रूप से देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान हो सकता है, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा। जिन्हें चोट लगी है, हम उनको नहीं भूल सकते। उसमें चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो, उसमें चाहे स्टूडेंट रहे हो, आम व्यक्ति रहा हो, मैं कह रही हूँ, लेकिन उन्हें लगी तो ये सिनेरियो क्यों बना? ये सिनेरियो सिर्फ इसलिए बना क्योंकि जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब उनसे बातचीत हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। इंतजार किया गया, लगा गया स्टूडेंट हैं, चले जाएंगे, होता रहता है। जब बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ गई, तब उस पर बात हुई। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और इसीलिए मैं कह रही हूँ ये संवाद बहुत जरूरी था। बहुत अच्छी बातें उन्होंने रखी हैं। बस जिन तक ये मैसेज वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे मोहन भागवत जी, वो इन चीजों को समझे। हाँ ठीक है, बोलिए प्रदीप जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी राखी जी, आप ये जो बात अभी कह रही है कि सरकार को करना चाहिए था, मैं बस एक बात का स्पष्टीकरण कराना चाहूंगा। जब 2 लोग इस आंदोलन के पहुंचे तो उनके पास ज्ञापन का प्रपत्र फॉर्मेट था ना, A4 साइज पेपर था। वो नड्डा जी के ऑफिस से उनको दिया गया, फिर उन्होंने लिखा, फिर उसको ज्ञापन दिया। तो मैं अब आगे इस पर राजनीति नहीं करूंगा क्योंकि ये इस पर बहुत बड़ी चर्चा अगले दिन के लिए हो जाएगी। दूसरा, ये सिकरवार जी बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की, अपने अभिव्यक्ति की आजादी को उन्होंने प्रैक्टिस किया। तो मैं उनसे बड़ा हूं, मैं 25 साल हो गए मुझे ग्रेजुएट हुए, तो उनको एक, मुझे नहीं पता कि किस बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मित्रवर, चुनाव की तैयारी करिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे किसी को हटाने, रखने, जाने, आने, सदन में उसके लिए चुनाव लड़ना पड़ता है। और ये जो आंदोलन की जो परमिशन की बात थी, वो 20 तारीख तक की थी। इस पे भी थोड़ा सोचना चाहिए। क्या होता है ना, हम अपने हिसाब से खबरों को याद रखते हैं और अपने हिसाब से खबरों को बुला देते हैं। फिर मयंक तिवारी जी ने कुछ बातें कही, तो क्योंकि वो उनका फील्ड है, वो इन्फ्लुएंसर कह के बताया गया मुझे। तो सर मयंक जी, देखिए क्या होता है कि नेगेटिव कंटेंट जो ट्रैवल करता है डिजिटल मीडिया पे, उसकी स्पीड एक पॉजिटिव कंटेंट से बहुत ज्यादा होती है। अब मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें सबको समझ में आ जाएंगी। जो लोग विषय विशेषज्ञ हैं उनको पता होगा कि नेगेटिव कंटेंट आप बनाइए। एक आदमी अच्छी बातें बताता रहे, टीचर अच्छी बातें बताता रहे,
वो उतनी तेज से नहीं वायरल होगा जितनी नेगेटिव बातें वायरल होती हैं। दूसरा, ये पुष्पलीला जी ने एक बात बोली, जितना भी इन्होंने सजेशन दिया, अगर सरकार ने उसको माना होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है इसके ठीक उलट इसी समय इसी कार्यक्रम में वो बोल रही होती। तो विपक्ष का काम है सरकार की नीतियों का विरोध करना और अपने हिसाब से अपनी बात को करना। दोबारा जो मैं बात बताना चाहता हूं कि देखिए, एक अभी वीडियो आया कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी इनके आयोजनकर्ताओं के साथ कह रहे हैं कि देखिए इसमें अवैधानिक तत्व घुस चुके हैं, आप इसको कंट्रोल करिए। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये जो कॉकरोच पार्टी आई थी इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इन सारे पक्षों को बुलाया नहीं जाना चाहिए। ये एक मैंने अपनी बात रखी थी, मैंने रख दी। ये बृहद चर्चा हो जाएगी लेकिन दोनों पक्षों को देखा जाएगा, एक तरफा बात नहीं होती। आज समन्वय शुरू हुआ है, क्रॉस कम्युनिकेशन शुरू हुआ है, आगे इससे और अच्छा होगा। तो जो समाज है, जो समाज का वो पार्ट जो कि मिसकम्युनिकेटेड था, वो कम्युनिकेशन में रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद और आशा करता हूँ। ठीक है, हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं मयंक जी, बोलिए। सतीश जी, इसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। हाँ। जी मैम, मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि जो प्रदीप जी बोल रहे हैं कि जो भी मतलब इन्होंने जो भी सारे पॉइंट्स बोले, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट किए हैं, सबका सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि ये जो भी एक्टिविटी हुई है वो एक डिले के कारण हुई है। वही है ना कि अब आपकी ट्रेन आई नहीं, 6 घंटे 7 घंटे लेट थी, आपने टीटी के साथ पकड़ लिया, हाथापाई कर ली, दुनिया भर की चीजें कर ली और फिर आप बोले आप कैसे लड़े। भाई आप अपनी व्यवस्था तो ठीक कीजिए, उसको आंसर तो दीजिए। आप 20 दिन 25 दिन, और ये 20-25 दिन की बात नहीं है, ये 3 साल की बात है। और ये 3 साल की बात नहीं, उसके पहले की है। बट 24 का पेपर लीक हुआ, उसके बाद और पेपर लीक हुए, उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। प्लस दूसरी चीज में सर एक और बोल दूं, जो कि सरकार के पास जाना चाहिए, उसके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो भेजा जाना चाहिए। वो क्यों जाएगा? मैं ये बताइए, मुझे ये बताइए कि मेरे को आंदोलन करने की ही जरूरत क्यों पड़ेगी? आपका जब मेरे को मालूम है कि इतने बच्चे डेथ हो गई, तो मेरे को क्यों नहीं, मेरे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो मेरे को क्यों नहीं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि भाई ये 9 बच्चों की डेथ हुई है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इसके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगा। मैं क्यों नहीं मिला? वो क्यों आंदोलन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? मैं एक प्रक्रिया होती है आंदोलन को सरकार तक पहुंचाने की। मैं आपकी बातों का खंडन नहीं कर रहा हूँ या मैं आपके विचार को कमतर नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन जो लोग वहां पे थे वो ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स थे। उनका केवल टाइम प्रदीप जी नहीं, इस चीज को एग्री नहीं करेंगे प्लीज। बिल्कुल वो ऑर्गेनाइज प्रोटेस्टर नहीं थे। और दूसरी दिक्कत ये ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट करने का काम कांग्रेस या अपोजिशन कर सकती है, जो कि जब सीजेपी वाले को वहां से हटा दिया गया तब जाके जो है कांग्रेस वाले जाके वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो वो तो क्या कहानी अलग है, खैर छोड़ दीजिए ऑर्गेनाइज वाली। बट एनीवेज मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी अगर वो ले, ठीक है प्रदीप जी प्लीज एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए बाकी लोगों को। आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो अब युवाओं को जरूरत नहीं पड़ती आने की, ये बहुत बड़ी बात है। और दिनेश जी जो आपने बोला कि करते ना चाहिए, ये जरूरी है। देखिए आप ही के ऑर्गेनाइजेशन की बेस है और उसके पीछे आपकी पार्टी बीजेपी खड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक है एजुकेशन, अभी एक प्रॉब्लम शुरू हुई है। अभी आप देखिए इथेनॉल का प्रॉब्लम दब गया है। गडकरी जी खुश हुए होंगे कि चलो एजुकेशन आया तो मैं बच गया। अभी इथेनॉल पे आएंगे और उसके बाद हाईवेज पे भी आएंगे, और जो हाईवे पे दुर्दशा हो रही है, और उसके बाद फिर जो नगरीय लेवल पे भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना अभी, उन पे भी आएंगे। तो ये सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे। कांग्रेस नहीं आ पा रही है, अपोजिशन नहीं ला पा रहा है, लेकिन लोग परेशान हैं। और मैं जानता हूं इसलिए क्योंकि मैं उन लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है। समय की सीमा है, जल्दी से बोलिए सतीश जी। मैम ये कह रहे थे कि किसी भी बात को पहुंचाने का एक प्रोफेशनल तरीका होता है। कितने दिन प्रदर्शन चला था वहां पे? 20 तारीख को 50 बार सभी नेताओं ने जाके अल्टीमेटम दिया था, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लीजिए। आप तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं थे, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जब बच्चे वहां पे पूरे देश का जेन जी इकट्ठा हो गया और आंदोलन बड़ा हो गया, तब आप अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार हुए। उसमें भी 5 दिन लगाए आपने, लगातार आपकी मीटिंगों का दौर चला था और आप कह रहे थे कि चुनाव में आइए। चुनाव तो लोकतांत्रिक तरीके का हिस्सा, लोग लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। आप आए सरकार में आए, इससे पहले और भी लोग सरकार में रहे थे, ठीक है ना। चुनाव तो हारना जीतना है, लेकिन आप युवाओं के ऊपर जो कठोराघात प्रहार बार बार करती है ना आपकी सरकार, इसका जिम्मेदार, इसका जवाब आने वाले चुनाव में युवा आपको देने के लिए तैयार बैठा है। पहली बात, आप छात्रों के बीच में जाति को लेकर यूजीसी जैसे कानून लेके आते हैं। दूसरा, आप
सभी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जहाँ आपकी सरकार है, आपने छात्र संघ के चुनाव बंद करके रखे हैं, जो मैं मुख्य चुनाव आपने बंद करके रखे हैं। आप कैसी बात कर रहे हो एनईपी के बारे में? नहीं ठीक है प्रदीप जी, क्योंकि देखिए समय बहुत हो गया, नहीं मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। मैं 10 सेकंड सिर्फ इंदु कांत जी ने मांगे इसलिए दे रही हूँ। प्लीज प्लीज प्रदीप जी, नहीं समय बहुत हो गया, प्लीज इंदु कांत जी प्लीज जल्दी से बोलिएगा। प्रदीप जी नहीं, ठीक है प्रदीप जी, मैं सिर्फ प्रदीप जी की एक बात पे कहना चाहता हूँ। प्रदीप जी इतने समझदार व्यक्ति हैं और भाजपा जैसी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए किसी मंत्री के यहाँ जब 2 छात्र जाते हैं तो वो A4 साइज का पेपर लेकर के आए कि नहीं, मेमोरेंडम छपवा के लेके आए कि नहीं, लिख करके लाए कि नहीं, ये हार्डली मैटर करता है प्रदीप जी। दिल से बात होती है। और अगर बात जमती है कि मुद्दा ठीक है, इतने छात्र परेशान हैं, तो मैं ऐसे मंत्रियों से भी मिला हूं जो अपने पीए को बुलाते हैं, बोलते हैं ये डिक्टेट कर रहे हैं, टाइप करके साइन करके ले लो। ये नहीं कहते हैं कि ले जाओ बना करके लेके आओ। ठीक है, देखिए ठीक है, चलिए क्योंकि समय की सीमा है, चर्चा और बढ़ जाएगी। प्लीज समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए जब जेनजी की बात होगी और एक बड़े संदेश की बात होगी, क्योंकि मोहन भागवत ने जो बातें आज कही हैं उनमें बहुत गहराई थी, इसको हम नहीं नकार सकते। खुद भी एक्सेप्ट किया उन्होंने कि अपने हक के लिए यदि कोई छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो आप उनको राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते। आप यदि संवाद से समाधान निकल सकता है तो आपको बात करनी चाहिए। तो बहुत बड़ा संदेश है और उम्मीद करते हैं उनके इन बातों के पीछे, इस संदेश के पीछे जिन जिम्मेदारों तक पहुंचाने का उनका उद्देश्य था, पहुंच गई होगी और दोबारा इस तरह की स्थितियां हम नहीं देखेंगे। अन्यथा आने वाला जो समय है, चाहे वो जेनजी हो चाहे वो जेन अल्फा हो, इसका खामियाजा राजनीतिक दलों को जरूर भुगतना पड़ेगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।